हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपका 12th में वेलकम है और आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, जिसमें मैं बताऊंगा कि बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, साथ ही इसके स्कोप क्या है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज के टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। देखिए, ऑलरेडी आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा होगा, जहां पे आपने पढ़ा होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करती है, मींस सिंगल सेलर के बारे में, सिंगल बायर के बारे में। वैसे ही यहां पर जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी सिंगल सेलर की बात नहीं करती, वो सबकी बात करती है। वो किसी सिंगल बायर की बात नहीं करती, वो सबकी बात करती है। तो इसलिए नॉर्मली मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन भी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ इकोनॉमिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द होल इकोनॉमी, जहां पर हम पूरी इकोनॉमी का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब इसको मैं एक डेफिनेशन के तौर पे समझाऊंगा, लेकिन इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। आगे फर्दर जाने से पहले एक चीज समझिए, यहां पर हम समझ रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो उसको समझने के लिए आपसे एक चीज पूछता हूं। वर्ड क्या है? एक वर्ड है सेविंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स समझा रहा हूं, तो आगे समझने के लिए आप पहले ही बताइए मैक्रो इकोनॉमिक्स में, चलो मैक्रो इकोनॉमिक्स साइड रख देते हैं, सेविंग है। मैं आपसे पूछता हूं, ज्यादा करनी चाहिए कम करनी चाहिए? सेविंग दोबारा पूछता हूं, ज्यादा करनी चाहिए या कम करनी चाहिए? आप में से कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सेविंग को क्या करना चाहिए, ज्यादा। लेकिन अगर हम सेविंग को क्या कर देंगे, मोर कर देंगे, सेविंग क्या है, मोर, तो सेविंग के ज्यादा होने से जो डिमांड है मार्केट में सारी, वो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, लेस हो जाएगी। अब एक चीज देखिए, जब एग्रीगेट डिमांड कम हो गई तो आप मुझे बताइए कि जो पीछे प्रोडक्शन होता था वो और प्रोडक्शन होगा क्या? आप खुद ही समझिए, जब डिमांड कम है, जो स्टॉक है वो ऑलरेडी सेल नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, अपने आप कम करना पड़ेगा। तो एग्रीगेट डिमांड के डिक्रीज होने पर, कम होने पर, जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। प्रोडक्शन लेस होने लग जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। आप यहाँ पर लेस की जगह डिक्रीज भी टर्म यूज कर सकते हैं। अब आप एक चीज बताइए, जब प्रोडक्शन कम हो गया तो आपको क्या लगता है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा या कम होगा? लोगों को काम क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज। अब हो क्या रहा, आप देखेंगे कि हमारे सेविंग ज्यादा करने के चक्कर में लोगों की जॉब जा रही है। हमें तो ये लगा था कि अगर हम सेविंग ज्यादा करेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को फायदा होगा, हमारी बचत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन सेविंग के ज्यादा करने से हम देखने पे आ रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। तो ये किसका इफेक्ट है जी? ये इफेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जहां पर आप सिंगल व्यक्ति के बारे में, सिंगल इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचेंगे। आपने जब सोचा कि सेविंग अच्छी बात है तो आपने किसको सोचा, अपने आप को रख के सोचा कि सेविंग में ज्यादा करूंगा तो अच्छी बात है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात आई, किसकी स्टडी करते हैं, होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। तो यहां पर इसलिए मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। नाउ आपको डेफिनेशन स्क्रीन पे दिखाई देगी, मैं रीड कर रहा हूं, जरा देखना। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील विद एग्रीगेट्स और इशू रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल। ध्यान रखना, दोबारा से बोला है, रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल। किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते, पूरी होल इकोनॉमी की बात करते हैं इसके अंदर। आगे डिस्कस करते हैं। इट इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट मतलब टोटल, एग्रीगेट मतलब सारा मिलाकर। एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल। तो जब आपकी मैक्रो की डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो आप इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। अब यहां पर ये तो समझ आ गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसका मतलब ये समझ के आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होल इकोनॉमी की स्टडी करना। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंटेंट निकल के आते हैं जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये जो बुक पढ़ेंगे ना,
पूरे साल बुक में आप क्या पढ़ेंगे वो मैं बताने वाला हूँ, और इसी के चैप्टर ही बन जाएंगे। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे इसके अंदर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने बताया आपको कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड से कहीं ना कहीं या सेविंग से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को फर्क पड़ गया। तो इस बुक में और इस चैप्टर में तो नहीं, इस बुक में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाता है और कैसे एम्प्लॉयमेंट को घटाया जाता है। किसके अंदर? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सेकेंड थिंग, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। अमेरिका हमसे ज़्यादा अमीर है इंडिया से, तो ये कैसे डिटरमाइन होता है? ये डिटरमाइन होता है उसकी नेशनल इनकम निकाल के और हमारे देश की नेशनल इनकम निकाल के। ठीक है, अब बात आती है नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे की जाती है, तो ये भी हम पढ़ेंगे किसके अंदर? अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स की किसी भी देश की नेशनल इनकम कैसे फाइंड की जाती है। साथ ही नेक्स्ट थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइसिंग यहाँ पे एल है। जनरल प्राइसिंग मतलब यहाँ पर किसी भी चीज़ का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। अब आप ही सोचिए, अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, आपने माइक्रो में पढ़ा था, डिमांड क्या होती थी? ज़्यादा होती थी, और सप्लाई क्या होती थी? कम होती थी, तो प्राइस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ऐसे अगर मैं होल इकोनॉमी की बात करूँ तो यहाँ पर डिमांड ना बोल के बोलेंगे उसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, तो इन दैट केस प्राइस भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर कई सारी प्राइसिंग पॉलिसी आएगी कि इकोनॉमी में प्राइस कैसे डिसाइड होता है इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड चीज़ हम ये पढ़ेंगे। फोर्थ चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पर थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी में हम ये डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी में मनी कैसे फ्लो होती है, या जब गवर्नमेंट मनी को प्रिंट करती है तो कैसे करती है। साथ ही और मनी की अगर सप्लाई बढ़ा दी जाए या शॉर्टेज कर दी जाए तो उसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कई सारे लोगों के दिमाग में ये भी डाउट आता है कि अगर हम अपनी इकोनॉमी में अनलिमिटेड करेंसी को प्रिंट कर दे तो इससे हमारी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो जी ये चीज़ आप समझेंगे किसके अंदर? थ्योरी ऑफ मनी के अंदर, जब हम पढ़ेंगे ये चैप्टर। चलिए, एंड लास्ट पॉइंट इज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कोई भी कंट्री आज के टाइम में पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंड नहीं है, कहीं ना कहीं वो फॉरेन से ट्रेड करती है, चाहे इंपोर्ट करती हो चाहे वो एक्सपोर्ट करती हो, तो वो भी डिस्कशन इसी चैप्टर के अंदर हम करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कुछ सब्जेक्ट मैटर है जो हमें पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नाउ अब जरा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है, क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैं पढ़ता हूँ जरा इसकी डेफिनेशन और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई देते रहेगा। सबसे पहली जो और इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो है इट हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जब फ्यूचर के लिए अपनी कंट्री के लिए पॉलिसी बनाती है तो वो उसके क्या चाहिए होता है? डेटा चाहिए होता है, और वो अपनी पूरी इकोनॉमी को देख के चलती है। क्या बात हुई? पूरी इकोनॉमी को देखते हुए चलती है। तो पूरी मतलब क्या हो गया? होल इकोनॉमी। तो फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल कोई बजट बनाना हो देश का, फॉर एग्जांपल कोई बिल बनाना हो, जैसे कि फूड सिक्योरिटी बिल हो गया या मनरेगा हो गया, इन सभी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड थिंग इज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। आपको मैं बता दूं कि आज के टाइम में कई सारे लोग इंडिया में जॉब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। किसी की इनकम बहुत ही ज़्यादा है तो किसी की इनकम बहुत ही कम है, किसी की इनकम बहुत ही ज़्यादा है तो किसी की इनकम बहुत ही कम है। तो अगर एक नॉर्मल जो मजदूर है वो 8,000 रुपये पर मंथ कमाता है तो लगभग वो 96,000 पर ईयर कमाता है। वहीं पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 10 लाख की सैलरी या कह लीजिए इनकम पर मंथ होती है। तो आप देख रहे होंगे कुछ लोग की इनकम बहुत ही ज़्यादा है और कुछ लोग की इनकम बहुत ही कम है। ये भी हमें समझने को आसान हो जाता है किसके थ्रू? मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन स्टडिंग मॉनेटरी प्रॉब्लम्स। मॉनेटरिंग प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है पूरा, वो समझने में हमें क्या करेगा?
हेल्प करता है, हमें कितना मनी सप्लाई करना चाहिए और साथ ही जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कैसे ठीक करना है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर हम किसके थ्रू करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू करते हैं। दैट एडवर्सली इफ अफेक्ट द इकोनॉमी। देखिए जो भी हम पॉलिसी बनाते हैं वो कहीं ना कभी अब हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट डालती है, कभी वो चेंज होने से, बढ़ाने से, घटाने से। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है सेंट्रल बैंक, हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। आरबीआई लोन देता है हमारे कमर्शियल बैंक को, कौन कौन से, पीएनबी, एसबीआई या आईसीआई, जिसमें भी आपका बैंक हो उन सबको लोन देता है और उनके डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। फिर बाद बाकी ये लोग लोन देते हैं किसको, जनता को। तो अगर इनकी जो पॉलिसी फॉर्मेशन है उसमें कहीं गड़बड़ हो जाएगी या कुछ भी गलत डिसीजन ले ली जाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे इफेक्ट पड़ता जाके। तो इसलिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना जरूरी है। एंड लास्ट, इट फैसिलिटेट इंटरनेशनल कंपैरिजन। जब भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से भी कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। राइट नाउ भी हम कहते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो अमेरिका से पीछे चल रही है, हमारी कंट्री पाकिस्तान से आगे चल रही है, हमारी कंट्री का कंपटीशन चल रहा है चाइना के साथ। तो ये किस बेस पे बोलते हैं, या हम बेस पे बोलते हैं कौन से वाले, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल हर बार निकल के आ रही है। एंड लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट ईयर आपने एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया क्या, कि हाँ जी माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी की स्टडी करती है। बट बेसिक डिफरेंस क्या, अगर पेपर में लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, सिंगल लाइन तो लिखेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, उसको कॉलम बना के डिफरेंस लिखेंगे। तो स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है बेसिस में मीनिंग। कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट एन इंडिविजुअल लेवल, एट एन इंडिविजुअल लेवल, ध्यान से सुनना है, एट एन इंडिविजुअल लेवल। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की स्टडी को स्टडी करता है ये। क्लियर है। सेकंड, डिटरमाइंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डिटरमाइन करता है, क्या कैलकुलेट करके देता है, और मैक्रो क्या करके देता है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर जो है, इट डिटरमाइन द आउटपुट एंड प्राइस, ध्यान रखना आउटपुट एंड प्राइस डिसाइड करता है, लेकिन किसका, फॉर एन इंडिविजुअल फर्म, किसी एक फर्म का प्राइस और आउटपुट डिसाइड करता है। वाइल वहीं अगर हम मैक्रो में बात करें, इट डिटरमाइंस एन एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, लेकिन किसकी, होल इकोनॉमी। इस वर्ड पे जरा ध्यान देना, होल इकोनॉमी। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज टूल्स, एंड टूल्स में सबसे पहला आ रहा है डिमांड एंड सप्लाई आर इट्स मेन टूल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन मैंने अभी आपको बताया, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई नहीं होते, उनके सबके आगे क्या लग जाता है, ए। अब ये ए का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है यहाँ पर एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल, होल, है ना। तो इसके जो टूल्स होते हैं, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इट्स मेन टूल्स स्टडी करने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट, डिपेंडेंस, कैसे माइक्रो मैक्रो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए माइक्रो के अंदर, इट एज्यूम ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स बी कांस्टेंट। माइक्रो कह रही है, ये कौन कह रही है, माइक्रो कह रहा है। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल हैं वो क्या माने जाते हैं, कांस्टेंट माने जाते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, जैसे कि कंजम्पशन, जैसे कि सेविंग। वाइल अगर वही मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो हम ये मानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल हैं वो कांस्टेंट हैं, मतलब कि उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन पढ़ता हूं, इट एज्यूम्स ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट एज डिमांड ऑफ हाउसहोल्ड, सप्लाई ऑफ फर्म्स, प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो क्या बोला इसने कि माइक्रो के लिए मैक्रो कांस्टेंट है, और जब मैक्रो की स्टडी करेंगे तो माइक्रो कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये था आज के टॉपिक का पूरा टॉपिक, कि जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये कैसे
इकोनॉमी में इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। वेल, अगर ऐसा है तो प्लीज एक लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। साथ ही अपने स्कूल के क्लासमेट जो भी हैं, ट्यूशन के जो भी क्लासमेट हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी समझ आए और आपको भी ये समझ आए। साथ ही अगर आपको कोई डाउट रह गया है या कोई भी सजेशन है मेरे लिए तो प्लीज आराम से कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।